अध्याय 5। उस बूढ़े बदमाश, उस दुखी छोटे बूढ़े आदमी, उस दुनिया के सबसे सफल ढोंगी का सामना। जैसा कि हमने देखा, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि गांधी जी नजरबंदी में आते ही अनशन शुरू कर देंगे। गांधी जी ने कई महीनों तक ऐसा नहीं किया। उनके सहयोगी और दशकों तक सचिव रहे महादेव देसाई का 15 अगस्त 1942 को अचानक निधन हो गया, उन सभी के नजरबंदी में जाने के एक हफ्ते के भीतर। ये गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि महादेव उनके लिए बेटे से भी बढ़कर थे। गांधी जी दाह संस्कार के दौरान बैठे रहे। उन्होंने सेवाग्राम आश्रम के निवासियों को तार द्वारा मृत्यु और दाह संस्कार की सूचना दी और उनसे कहा कि वे अस्थियां अपने पास रखेंगे। उन्होंने वायसराय को 1 से ज्यादा बार पत्र लिखे। पत्रों का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके विपरीत सरकार गांधी जी पर हिंसा भड़काने और बाकी आरोपों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती रही। गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न ही वायसराय किसी समाधान की संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार हुए। उनकी मांग थी कि गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव से खुद को अलग कर लें और भविष्य में कांग्रेस या उनके द्वारा अपनाए जाने वाले कदम का आश्वासन भी दें। इस पूरे मामले में उनकी परिषद के सदस्य निश्चित रूप से वायसराय के साथ थे। वास्तव में, जैसा कि हम देख चुके हैं, उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि लंदन में सरकार गांधी जी या कांग्रेस के कुछ तत्वों के साथ बातचीत करने का फैसला कर सकती है। यही वो बात थी जिसे वे रोकना चाहते थे। उन्होंने वायसराय से कहा कि यही एक बात है जो उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगी। देश भर में उत्पीड़न की गंभीरता, वायसराय के जवाब और सरकार द्वारा फैलाए जा रहे लगातार झूठ ने गांधी जी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। 29 जनवरी को उन्होंने वायसराय को सूचित किया कि अगर उन्हें सरकार से मेरे दर्द के लिए कोई मरहम नहीं मिला, तो वे 9 फरवरी की सुबह से 21 दिनों का उपवास शुरू कर देंगे। गांधी जी के पत्र ने सरकार के भीतर पहले से चली आ रही बहस को फिर से शुरू कर दिया। क्या गांधी को उपवास की अवधि के लिए रिहा किया जाना चाहिए? यदि उसे उपवास शुरू करने पर रिहा नहीं किया जाना है, तो क्या उसे तब रिहा किया जाना चाहिए जब उसकी मृत्यु का खतरा हो, या उसे हिरासत में ही मरने दिया जाए? उसकी हालत बिगड़ने पर किसे मौजूद रहने दिया जाए? मुझे कहना होगा कि वे सचमुच बहुत अच्छे रहे हैं। जैसा कि याद होगा, जुलाई और अगस्त में वायसराय और उनकी परिषद कठोरता की प्रतिमूर्ति थे। यदि वो उपवास करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। यही दृष्टिकोण था। यही वाक्य उन्हें मरने देने के पक्ष में था। लेकिन चूंकि अब उपवास उनके सामने था, परिषद ने सोचा कि बेहतर होगा कि उन्हें उपवास शुरू करते ही रिहा कर दिया जाए, और यदि वे बच गए तो 21 दिन पूरे होने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। वायसराय अभी भी उन्हें हिरासत में रखने और यदि स्थिति ऐसी हो जाती तो उन्हें कैदी के रूप में मरने देने के पक्ष में थे। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि गांधी जी के साथ टकराव में भारतीयों का आगे रहना सबसे अच्छा है, और इसलिए उन्होंने परिषद के निर्णय के साथ चलने का निर्णय लिया। उन्होंने विदेश मंत्री को इसकी सूचना दी और उन्हें उस वक्तव्य का मसौदा भी भेजा जो सरकार उपवास शुरू होने पर जारी करेगी। विदेश मंत्री ने वायसराय के तार युद्ध मंत्रिमंडल को भेज दिए। चर्चिल अभी लौटे थे। युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक 7 फरवरी की शाम 5:30 बजे हुई। भारत में रात काफी हो चुकी थी। गांधी जी का उपवास 9 फरवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होना था। इस क्रम का सबसे अच्छा वर्णन अमेरी के शब्दों में किया जा सकता है। वायसराय को लिखे अपने निजी पत्र में अमेरी ने लिखा, रविवार की सुबह एटली ने सोचा कि विंस्टन, जो 1 बजे पहुंच रहे थे, चेकर्स जा रहे होंगे और इस बात पर सहमत होंगे कि मंत्रिमंडल उनके बिना ही इस मामले का निपटारा कर दे। बिल्कुल नहीं। विंस्टन ने खुद एक मंत्रिमंडल बनाने पर जोर दिया और तुरंत गांधी के विषय पर बोल पड़े। पहले तो उन्होंने, जैसा कि अक्सर उनकी आदत होती है, अपनी नाराजगी बुदबुदाते हुए जारी रखा, लेकिन मुझे यह आभास दिया कि वे कंधे उचकाकर मान जाएंगे। हालांकि जल्द ही उनका गुस्सा भड़क उठा और वे भारत के प्रति अपने आक्रोश में डूब गए। मैंने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश की कि गांधी जी जैसी विचित्र स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका, चाहे जो भी हो या ना हो, मुद्दा यह नहीं था, बल्कि यह था कि क्या आपको अपनी परिषद की अवहेलना करनी है और इस्तीफों का जोखिम उठाना है। इस बात को उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अगर वे सब इस्तीफा दे भी दे तो कोई बात नहीं, हम बिना किसी शुल्क के भी काम चला सकते हैं और दुनिया भर में हमारी विजय की घड़ी में उस दुखी छोटे बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटने टेकने का समय नहीं था जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। इस मनोदशा के सामने मंत्रिमंडल आमतौर पर मुद्दे का सामना करने के बजाय आलोचना या अनिश्चितता के छोटे मोटे बिंदुओं की तलाश करने लगा।
इस स्थिति में मंत्रिमंडल ने वायसराय को केवल द्वारा सूचित करने का निर्णय लिया कि वह वायसराय के प्रस्तावों से गंभीर रूप से व्यथित है और प्रस्तावित कार्रवाई को मंजूरी नहीं दे सकता। एक कठोर तार का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। अमेरी ने भी अपना एक तार भेजा। उन्होंने संक्षेप में बताया कि उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंत्रिमंडल को उनके द्वारा अपनाए जा रहे रुख से रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने उनसे विभिन्न संभावित कार्यविधियों के सापेक्षिक गुणों की उपेक्षा करने और केवल इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था कि क्या इस अंतिम क्षण में आप अपने सहयोगियों के साथ उस मामले पर फिर से विचार कर सकते हैं जिस पर आप पहले ही सहमत हो चुके हैं, और इस प्रकार सीधे तौर पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सुविचारित दृष्टिकोण को यहाँ से दरकिनार करने का मुद्दा उठा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि लिनेलिग्बो को लगता है कि वो परिषद के सदस्यों को अपना निर्णय वापस लेने के लिए राजी कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन यदि उन्हें ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो जितना हो सके संक्षेप में और जोरदार ढंग से कह दे। उन्होंने वायसराय को आश्वस्त किया, अब आप जो भी रास्ता चुने उसमें आप मेरे पूर्ण समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। उसी दिन अमेरी द्वारा भेजे गए निजी पत्र में उन्होंने लिनेलिग्बो को ये बातें दोहराई और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया, भले ही इसका मतलब सरकार से मेरा नाता तोड़ना पड़े। उन्होंने आगे कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कभी कभी बहुत तंग आ जाता हूँ एक ऐसे मंत्रिमंडल से जिसका अपना कोई दिमाग नहीं है और जिसके सभी सदस्य कुछ भी ऐसा कहने से डरते हैं जिससे विंस्टन की नाराजगी उन पर आ जाए। उसी दिन 8 फरवरी को चर्चिल ने अपना एक तार भी भेजा, युद्ध कार्यालय और कमांडर इन चीफ के माध्यम से एक अति तात्कालिक अति गोपनीय तार। इसमें लिखा था, अधिकारी द्वारा गूढ़ लेख, फील्ड मार्शल वेवेल के लिए निजी, केवल उनकी दृष्टि के लिए वायसराय को व्यक्तिगत रूप से सौंपे। प्रधानमंत्री से भारत के वायसराय को व्यक्तिगत और निजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी ऐसे कदम पर सहमति देने से पहले युद्ध मंत्रिमंडल और अन्य संबंधित मंत्रियों की व्यापक राय पर बहुत ध्यान से विचार करेंगे जो आपके अपने बेहतर निर्णय और कमांडर इन चीफ के गुणों के विपरीत है और जिससे मुझे डर है कि भारत और यहाँ घर पर हमारी पूरी सरकार उपहास का पात्र बन जाएगी और इस प्रकार इन 7 चिंताजनक वर्षों में आपके द्वारा किए गए शानदार कार्य पर ग्रहण लग जाएगा। मैं यह एक मित्र के रूप में पूछ रहा हूं और इसलिए भी क्योंकि मुझे विश्वास है कि ऐसा प्रकरण पूरी दुनिया में हमारी युद्ध नीति के लिए एक निश्चित क्षति होगी जो अब ब्रिटिश संकल्प द्वारा इतने सारे खतरों को पार करने के बाद विजयी रूप से आगे बढ़ रही है। इन व्यापक हितों के लिए मैं मुख्य जिम्मेदारी। लिनेलिग्बो ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अमेरी को भेजे 2 अति तात्कालिक व्यक्तिगत टेलीग्रामों में स्पष्ट किया कि हालांकि उनकी व्यक्तिगत राय थी कि गांधी को भूख से मरने दिया जाना चाहिए, लेकिन इस देर रात परिषद की राय को खारिज करना और इस तरह कुछ सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना विनाशकारी होगा। ये देश में पूरे युद्ध प्रयास के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने तदनुसार आग्रह किया कि यदि मंत्रिमंडल को प्रस्तावित कदम के बारे में कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें यह मामला उन पर छोड़ देना चाहिए। वायसराय ने उसी दिन 8 फरवरी 7 को अमेरी को भेजे पत्र में इस बिंदु को विस्तार से बताया। उन्होंने लिखा, आज दोपहर आपको मेरे उत्तर के मसौदे को मंजूरी देने के लिए हुई परिषद की बैठक के बाद गांधी से निपटने के हमारे तरीके को लेकर मंत्रिमंडल की आशंकाओं के बारे में मैंने भारत के प्रति विंस्टन के रवैये के बारे में आपका विवरण पढ़कर मजाक उड़ाया। मुझे उम्मीद है कि आपका अंश बहुत कठोर नहीं होगा और उन्हें यह नहीं लगेगा कि उन्हें वापस भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ किसी परिषद से या यहाँ तक कि वायसराय से, चाहे वो कितना भी अनुशासित क्यों न हो, ऐसी उम्मीद करना असंभव है कि जब बात यहाँ तक पहुँच गई हो और शून्य से कुछ ही घंटे दूर हो तब वो कार्रवाई रोक दे, जबकि इस प्रकार के मुद्दों पर लंदन के साथ चर्चा हो रही है। मैंने जनवरी की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मंत्रिमंडल को इस मामले में मेरे साथ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे आगे बढ़ने देना चाहिए। आखिरकार मुझे भी मंत्रिमंडल जितना ही भारी और कहीं अधिक प्रत्यक्ष बोझ उठाना है। मेरा अपना दृष्टिकोण शुरू से ही एक जैसा रहा है। मैंने महात्मा को अगर वो चाहे तो भूख से मरने देने के पक्ष में रहा हूँ, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो पिछली कुछ परिषदों के दौरान दौरे पर रहे हैं, मुझे इस दृष्टिकोण का कोई समर्थन नहीं मिला है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां राज्यपालों में तीव्र मतभेद है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण और अनुभवी लोग, संसदीय और सिविल सेवक, निश्चित रूप से इसके विरुद्ध हैं। मैंने कल आपको भेजे गए तार में ये बताने का प्रयास किया है कि गांधी जी से निपटने के लिए हम जो भी नीति अपनाते हैं, उसके पीछे एक संयुक्त परिषद की भूमिका होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि वह हमें किसी न किसी तरह से बहुत परेशानी देंगे। मेरे सहयोगियों पर, लेकिन निस्संदेह मेरे हिंदू सहयोगियों पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा और यदि मानवीय दृष्टि से संभव हो तो पलायन से बचना होगा।
मुझे कहना होगा कि वे वाकई बहुत अच्छे रहे हैं और मैं इस लड़ाई में और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उतरने को तैयार हूँ, जितना कि तब होता अगर मैं उन्हें एकजुट न रख पाता। वायसराय ने स्पष्ट किया कि वे गांधी के लिए चीजें आसान नहीं बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने गांधी को लिखे अपने पत्रों में बहुत स्पष्ट होने का फैसला किया था। वायसराय ने अमेरी को बताया कि गांधी के जवाब से पता चलता है कि उनके अपने पत्रों ने गांधी को उनके असली रूप से छुआ था और मुझे लगता है कि मेरे पत्रों का लहजा या विषय वस्तु हिंदू हलकों में कुछ हद तक नाराजगी पैदा करेगी। कांग्रेस हलकों में तो ऐसा होना ही है, लेकिन इसमें एक प्रतिपूरक लाभ भी था, लिनेलेको ने बताया। लेकिन मैं इस पर अपना दांव लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि सिर्फ ये तथ्य कि इससे ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है एक तरह से उन अन्य तत्वों के लिए एक आश्वासन है जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि मैं गांधी को खुश करने के लिए नहीं हूँ और मैं इस तरह की समस्या का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अगर मैं अपनी मनमानी कर पाता और अगर वो ऐसा चाहते तो उन्हें भूख से मरने देता तो यह और भी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन इस मुद्दे पर मैं पराजित हो चुका हूँ और ये तथ्य कि मैं पराजित हुआ हूँ बाहरी दुनिया को जाहिर तौर पर पता नहीं चल सकता। एकजुटता काफी हद तक बिखर गई है, लेकिन वायसराय, उनकी परिषद, लंदन में मंत्रिमंडल सभी गांधी जी के बिना ही हिसाब किताब कर रहे थे। लिनेलेको को अपनी क्षमता के अनुसार 21 दिनों तक उपवास करने के अपने निर्णय की सूचना देते हुए गांधी जी ने वायसराय से कहा था कि सरकार ने लोगों को पागलपन की हद तक उकसाया है। मैं किसी और तरह से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। भारत सरकार के दमनकारी उपायों के विरुद्ध लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लगभग 18,000 को जेलों में रखा गया था, लगभग 1,630 गोलीबारी में घायल हुए थे, लगभग 940 को गोली मारकर सीधे मार दिया गया था। लिनेलेको का उत्तर पाकर गांधी जी ने उनसे कहा था कि एक सत्याग्रही के दृष्टिकोण से आपका पत्र उपवास का निमंत्रण है। तब सरकार ने अपना मास्टर कार्ड खेला। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि वे उपवास की अवधि के लिए उन्हें रिहा कर देंगे। गांधी जी ने तुरंत इस खेल को भांप लिया और वायसराय को जवाब में लिखा, यदि मेरी सुविधा के लिए अस्थायी रिहाई की पेशकश की जाती है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बंदी या कैदी के रूप में अपना उपवास करने में पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सरकार को उनके जवाब पर विचार करने का अवसर देने के लिए उन्होंने वायसराय से कहा कि वे अपना उपवास 24 घंटे के लिए स्थगित कर रहे हैं। लिनेलेको का 8 फरवरी का पत्र अभी तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने एक लंबी उपसंहार लेखिका जोड़ी। वायसराय ने लिखा, पत्र समाप्त होने के बाद से बहुत कुछ घटित हो चुका था। गांधी का उत्तर आ गया था। लिनेलेको ने 9 तारीख को आमेन को बताया, मैंने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपनी परिषद को तुरंत इकट्ठा करूं और बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें उनके गर्म बिस्तरों से और बहुत ही अलग अलग तरह के कपड़ों में आज सुबह 12:30 बजे होने वाली परिषद के लिए इकट्ठा किया। परिषद लगभग 3 घंटे तक चली। श्रीवास्तव को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना बेहद मुश्किल था। अंबेडकर अनुपस्थित थे, प्रमुख कहीं बाहर थे। दोनों तरफ बराबरी का बंटवारा था, गांधी को पकड़कर रखने और तत्काल खतरा होने पर उन्हें छोड़ देने के बीच, और कुछ हद तक मैदान साफ करने के बाद मैंने आज सुबह 10:30 बजे तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। जब हम फिर से बैठे तो अंबेडकर मौजूद थे और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरे कुछ अन्य सहयोगियों पर चिंतन का कुछ प्रभाव पड़ा था। मैं आपको ये बताने के लिए टेलीग्राफ कर रहा हूँ कि एक अत्यंत कठिन बैठक के बाद, जिसमें मोदी सरकार, अने, जोगिंदर सिंह और संभवतः सुल्तान अहमद के गांधी जी को कारावास में मरने देने के मुद्दे पर संभावित इस्तीफों के स्पष्ट संकेत थे, परिषद इस बात पर सहमत हुई कि गांधी जी हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते और बहुमत से ये भी तय हुआ कि अगर वह अपना उपवास जारी रखने पर अड़े रहते हैं तो उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। लिनेलेको ने आगे कहा, लेकिन कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का बहुत दबाव था, जहां तक उनके अपने चिकित्सा सहायक रखने और सरकार की अनुमति से दोस्तों से मिलने की बात थी। हमारा मूल सुझाव सरकार द्वारा अनुमोदित था, लेकिन उसके पारित होने की कोई संभावना नहीं थी। वायसराय ने कहा, मुझे ये दोनों रियायतें पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिर से सोचा कि हमने परिषद को इतने महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निर्णय के लिए सर्वसम्मति से राजी करके अच्छा किया है और मैंने सोचा कि इन्हें अल्पमत में रखना उचित होगा। मेरी अपनी भावना ये थी कि गांधी के उत्तर से भारत सरकार की स्थिति वास्तव में मजबूत हुई, लेकिन इन सबके पीछे ये तथ्य भी है कि एक वर्ग ऐसा है जो गांधी के उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार से घृणा करता है और इस मामले को अत्यंत सावधानी से निपटाना आवश्यक है। और मुझे बहुत डर है कि वो बूढ़ा व्यक्ति, जिसे संयोग से मैं उसके उत्तर के लिए पूरे अंक देता हूँ, जो कि सामान्य प्रकार की एक उत्कृष्ट कृति थी, हमें उस मुद्दे का सामना करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर वो ऐसा करता है तो मुझे बहुत गंभीर समस्या हो सकती है और नीतिगत एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ खड़ा होगा।
लेकिन मुझे इस पर विचार करने की कोई जल्दी नहीं है। वायसराय ने उस शाम यानी 9 फरवरी को अमेरी को जो अतिशीघ्र तार भेजा, उससे पता चलता है कि गांधी जी के उत्तर का दिल्ली और लंदन की सरकारों की सावधानी पूर्वक बनाई गई रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा और दिल्ली में उन रणनीतियों को बनाने वालों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ा। इससे ये भी पता चलता है कि अंबेडकर जैसे व्यक्ति इस समय गांधी जी को मरने देने के बारे में क्या सोचते थे। वायसराय ने समझाया, मैंने परिषद के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे रखे। क, गांधी जी को मृत्यु के खतरे में छोड़कर ख, उन्हें हिरासत में रखना। बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि अब उन्हें हिरासत में रखा जाए क्योंकि उन्होंने उपवास की अवधि बढ़ाने के हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मोदी, सुल्तान अहमद, अने, सरकार, जोगेंद्र सिंह अल्पमत में थे। सेनापति अनुपस्थित थे, अन्यथा पूरी उपस्थिति थी। जब मतदान से पता चला कि वे अल्पमत में हैं, तो असहमत सदस्यों ने संकेत दिया कि उन्हें अपनी स्थिति पर विचार करना पड़ सकता है। मैंने उनसे कहा कि यह निर्णय उन्हें ही लेना है, लेकिन परिषद के स्पष्ट बहुमत से लिए गए निर्णय को दोबारा खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और मैं प्रांतों को दिए गए अपने निर्देशों को आगे बढ़ाने में देरी नहीं कर सकता, आदि। मैंने पहले भी परिषद द्वारा संयुक्त मोर्चे के अत्यधिक महत्व पर जोर दिया था, चाहे हमारे आंतरिक मतभेद कुछ भी हो। मुझे संदेह है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि फिलहाल हम इसके बारे में और कुछ सुनेंगे। लेकिन अगर और जब गांधी के गंभीर रूप से बीमार होने और मृत्यु के खतरे में होने की सूचना मिलती है, तो हमें इस आधार पर इस्तीफों की संभावना का सामना करना पड़ सकता है कि भारत सरकार उन्हें बिना शर्त रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। वायसराय ने दुख के साथ कहा, परिषद की एकजुटता, जो हमारे पिछले निर्णय के समर्थन में असाधारण रूप से स्पष्ट थी, जैसा कि आप देखेंगे, गांधी के उत्तर से काफी हद तक बिखर गई है। इसलिए वायसराय ने प्रांतों के राज्यपालों को सूचित किया। परिषद का निर्णय बहुमत से ये था कि इन नई परिस्थितियों में चूंकि गांधी हमारे निर्णय का लाभ नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्हें उपवास करने और आसन खतरे में होने पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि हम इसे पूरी तरह गुप्त रख रहे हैं और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। 9 फरवरी को शाम 7:30 बजे एक अधिकारी गांधी जी से मिलने गया और उन्हें सरकार का निर्णय सुनाया। गांधी जी ने गृह विभाग से प्राप्त पत्र पढ़ा और टिप्पणी की कि यह स्पष्ट और स्वतः स्पष्ट है और इसमें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे अगली सुबह 7:30 बजे अपना उपवास शुरू करेंगे। बम्बई के गवर्नर ने वायसराय को सेक्राफोन पर इस बातचीत की सूचना दी। इरविन, वो अधिकारी जो सरकार का जवाब देने गया था, ने टिप्पणी की कि पूरा माहौल एक हद तक सुखद और सौहार्दपूर्ण था। गांधी जी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे इसे संभाल सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनके बचने की संभावना बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि वे इस मामले को एक चिकित्सीय समस्या और सहनशक्ति के परीक्षण के रूप में देखते हैं। लिनलिथगो ने निष्कर्ष निकाला, ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि गांधी जी अपना उपवास जारी रख रहे हैं और जाहिर है कि वे बहुत अच्छे मूड में हैं। 7-8 गांधी जी ने 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे अपना उपवास शुरू किया। सरकार ने उनके उपवास या उनकी स्थिति के बारे में सभी खबरों पर और निश्चित रूप से उनसे या उनसे मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से आने वाले किसी भी बयान पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी। 11 फरवरी को गांधी जी की सेवा में उपस्थित सुशीला नायर ने अपनी डायरी में लिखा, बापू आज सुबह महादेव भाई की समाधि पर गए और फिर हमेशा की तरह मालिश करवाए। बापू सादा पानी पी रहे हैं। अभी तक उन्हें मतली नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी है। उस दिन तक परिषद में वह एकजुटता, जिसे बनाए रखने के लिए वायसराय ने बहुत कोशिश की थी और जिसे वे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों में से एक मानते थे, और भी बिखर चुकी थी। 11 तारीख को दोपहर 1 बजे लिनलिथगो ने अमेरी को एक अतिशीघ्र तार भेजा। अनी आज सुबह मुझसे मिलने आए। उन्होंने बताया और मुझे बताया कि गांधी जी के उपवास के कारण वे अपने पद पर नहीं रह सकते। अनी का तर्क अनोखा था। उन्होंने वायसराय से कहा कि सरकार अपनी बात पहले ही मान चुकी है कि गांधी जी को जो कुछ हुआ उससे इतना नुकसान हुआ है कि उपवास का कोई खास मतलब नहीं है और इसलिए सरकार को उन्हें तुरंत और बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए। वो एक बूढ़ा आदमी है, कोई गलती कर सकता है, अनी ने विनती की, और अचानक मर सकता है। वायसराय ने अनी से कहा कि वो दोपहर बाद उनसे विस्तार से बात करेंगे, तब तक वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने आगे कहा, वायसराय ने अमेरी को याद दिलाते हुए कहा कि अगर वह या उनके कोई भी मित्र जो यह मानते हैं कि उन्हें जाना चाहिए, परिषद के रूप में हमें अपना निर्णय बदलने के लिए राजी नहीं कर पाते, तो उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। गांधी के बीमार होने तक इंतजार करना असहनीय होगा। वायसराय ने श्रीवास्तव से मुलाकात की और उन्हें पता चला कि जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास आदि हिंदू सदस्यों, जोगेंद्र और अहमद को इस्तीफा देने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहे हैं।
श्रीवास्तव अभी भी दृढ़ हैं, वायसराय ने अनुमान लगाया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर उन्हें परिषद में एकमात्र हिंदू के रूप में छोड़ दिया गया तो उनकी स्थिति लगभग असंभव हो जाएगी। वायसराय का रुख बिल्कुल स्पष्ट था, या तो ये लोग अपने निर्धारित फ्रंटमैन के रूप में काम करें या फिर ये चले जाएं और जल्दी से उनकी जगह कोई और ले ले। उन्होंने एमी से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हमें दृढ़ रहना होगा और अगर कोई गैर सरकारी हिंदू इस्तीफा देने वालों की जगह नहीं लेगा तो मुझे कुछ सैनिक रखने पड़ेंगे। अनी ने दोपहर में फिर वायसराय से मुलाकात की। लिनेलेटगो ने 11 तारीख की शाम को एमी को भेजे एक और अतिशीघ्र तार में लिखा। वो बस इतना ही कह सकते थे कि इस समय उपवास के उद्देश्य और अवधि के लिए रिहाई की खुली पेशकश और बिना शर्त रिहाई में ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने कहा कि मुझे दुनिया का बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। वायसराय ने अने के सामने फिर से वही तर्क रखे जो उन्होंने आने वाले दिनों में इन झिझकने वालों पर कई बार थोपे। घंटों की चर्चा और पर्याप्त बहुमत के बाद हमने एक सरकारी बयान जारी किया जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि बिना शर्त रिहाई के अलावा कुछ भी अनशन को नहीं रोक सकता और कहा कि हम इससे सहमत नहीं हो सकते। वायसराय ने बताया, हमने अपनी नावें जला दी थी और हंसी का पात्र बने बिना वापस नहीं जा सकते थे। इसके बाद उन्होंने ऐसे बात की जैसे उन्हें भारत और विशेष रूप से हिंदुओं के हितों की चिंता हो, और यदि हिंदू सदस्य आम तौर पर इस्तीफा दे देते हैं, लिनेलेटगो ने अने से कहा, तो वे न केवल राष्ट्रीय सरकार की संभावना या विचार को, बल्कि लोकतांत्रिक आधार पर संसदीय सरकार की संपूर्ण व्यवहारिकता या भारत के लिए संवैधानिक प्रगति को भी अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगे। कैसा लगेगा यदि हिंदू ध्वस्त हो जाएं और जिन्ना 2-3 हिंदू अधिकारियों और सुल्तान अहमद के अलावा मौजूदा मुसलमानों के आधार पर सत्ता में आ जाएं? लिनेलेटगो ने अमेरी से कहा, अने इस सबसे बुरी तरह हिल गए थे, लेकिन गांधी जी की मौत की जिम्मेदारी के डर से वे इतने डरे हुए हैं कि बाकी सभी विचार उनके दिमाग से निकल जाते हैं। लिनेलेटगो ने कहा, इस बीच मैंने जोगेंद्र से मुलाकात की है, जिन्होंने कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। फिरोज खान नून, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, को शक है कि इन धमकियों का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। हो सकता है कि वे सही हों, लेकिन मैं सभी संबंधित पक्षों को, और मैंने अने को भी यह बात स्पष्ट कर दी है, ये स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे कुछ ही दिनों में कोई ठोस फैसला लेना होगा, और जब तक गांधी जी का अनशन जारी रहेगा, मैं जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन गांधी जी की हालत में काफी गिरावट देखी गई। सुशीला नायर ने अपनी डायरी में लिखा, बापू आज कमजोर है। उनका वजन कम हो रहा है, लगभग 2 पाउंड प्रतिदिन। उन्हें हल्की मतली आ रही थी, लेकिन उल्टी नहीं हुई। आज सुबह वे महादेव भाई की समाधि तक चलने के लिए पर्याप्त मजबूत महसूस नहीं कर रहे थे। उस दिन 12 फरवरी की शाम तक लिनेलेटगो अमेरी को कहीं अधिक आशाजनक तस्वीर दे पाए। उन्होंने अपने तार में कहा, अनशन लगभग विफल हो रहा है। इस पर अभी तक कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं आया है। देश में स्थानीय स्तर पर या विधानसभा में किसी भी तरह की उत्तेजना का कोई संकेत नहीं है। मैंने पिछले 2 दिनों में सभी प्रांतों के केंद्रीय गुप्तचर अधिकारियों से मुलाकात की है। सभी पुलिस की स्थिति को संभालने की क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इस्तीफों की संभावना के बारे में भी ऐसा लग रहा था कि स्थिति नियंत्रित हो गई है। वायसराय ने बताया, मैंने आज सुल्तान अहमद, सरकार और मोदी से मुलाकात की। मेरा मानना है कि जब तक गांधी की हालत गंभीर नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह के इस्तीफे का कोई खास खतरा नहीं है। मोदी कहते हैं कि वो पद पर बने रहने के लिए बेहद उत्सुक हैं, और मेरा मानना है कि वे सभी भी, हालांकि उन पर दबाव अभी भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लिनेलेटगो ने उन बातों को दोहराया जो वे डगमगाने वालों के सामने रख रहे थे। मेरे हिंदू सहकर्मी ये सोचकर बेचैन हैं कि अगर गांधी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, लेकिन तार्किक रूप से वे बेहद कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि हमारी नीति को पूरी चर्चा के बाद परिषद ने मंजूरी दी थी और वे इस बात को समझते हैं, और अगर वे पद छोड़ देते हैं तो जिन्ना उनके दावे को ठुकरा सकते हैं। लिनेलेटगो ने कहा, मैंने डगमगाने वालों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें कोई संदेह है तो उन्हें बिना देर किए अपना मन बना लेना चाहिए, और मैं इंतजार करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि नीति या तो सही है या गलत। अगर उन्हें ये पसंद नहीं है तो वे जा सकते हैं, और उन्हें अभी जाना चाहिए। गांधी की शारीरिक स्थिति का तथ्य ही बिल्कुल अप्रासंगिक है। अगर उन्हें नीति पसंद है तो उन्हें उस पर अड़े रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए। सहयोगियों के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ते हुए 2 बातों पर ध्यान दें। पहली, इनमें से कम कुछ लोगों ने वायसराय की परिषद में शामिल होने को तर्कसंगत ठहराते हुए खुद को और अपने साथियों को बताया होगा कि ऐसा करके वे ब्रिटिश नीति को अंदर से प्रभावित कर पाएंगे। हम देख सकते हैं कि उनकी राय का कितना वजन था।
दूसरी, वायसराय के पत्रों में अंबेडकर के मन में किसी भी तरह के संदेह का जरा सा भी निशान न हो, इस पर नजर रखें। उन्हें जरा भी संदेह नहीं था और वे वायसराय और ब्रिटिश सरकार के साथ पूरी तरह से अडिग रहे। अमेरी ने चर्चिल को अब तक की बेहद संतोषजनक स्थिति का सारांश दिया और उन्हें उन सदस्यों की स्थिति की अस्थिरता से अवगत कराया जो डगमगा रहे थे। अमेरी ने लिखा कि परिषद ने पहले जो निर्णय लिया था उससे उन्हें रूबरू कराने का फायदा ये था कि वे उस परिषद के फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे रहे होंगे जिसका वे हिस्सा थे और जन उन्माद के सामने शासन करने में अपनी अयोग्यता दिखा रहे होंगे। वे ये दावा नहीं कर पाएंगे कि वे लंदन के किसी हस्तक्षेप के कारण ऐसा कर रहे हैं। अमेरी ने उसी दिन लिनेलिथगो को भी इस लाभ की याद दिलाए। उनकी नजर मामले के प्रचार पहलू पर थी, जैसा कि सर सीपी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित किया गया था। रामास्वामी अय्यर ने पहले कहा था कि अगर सदस्य जाते भी हैं, तो उन्हें ऐसे मुद्दे पर जाना चाहिए जिसके लिए अंग्रेजों को दोषी न ठहराया जा सके। एक चीज जो न तो आप और न ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, अमेरी ने वायसराय से कहा, वह है आपकी कार्यकारिणी का एक ऐसे मुद्दे पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देना जिसमें या तो इस ओर से आंतरिक मामलों में अनावश्यक मनमाना हस्तक्षेप शामिल हो या विशुद्ध रूप से ब्रिटिश लाभ के लिए भारत के हितों को दरकिनार किया जा रहा हो। जब तक यहाँ से हस्तक्षेप या यहाँ से आपके अधिकार को समर्थन भारत के हित या युद्ध में भारत की भूमिका से संबंधित है, मुझे यकीन है कि हम इससे बच सकते हैं, भले ही आपको इस्तीफों का सामना करना पड़े, लेकिन इसके अलावा नहीं। अगले दिन 13 फरवरी को गांधी जी की हालत में और बदलाव आया। बापू की मतली परेशान करने वाली हो गई है, सुशीला नायर ने दर्ज किया। इसने उन्हें कल रात ठीक से सोने नहीं दिया। उसी दिन चर्चिल ने लिनेलिथगो को एक अतिशीघ्र तार भेजा। उसका अपना एजेंडा था गांधी जी को पंक्चर करना और उसकी अपनी रणनीति, अपनी पृष्ठभूमि और मूल्यों को देखते हुए वो कभी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि गांधी जी जो कर रहे हैं उसमें ईमानदार हो सकते हैं, नहीं यह कि गांधी जी इतने ईमानदार हैं कि जो कह रहे हैं उसे कर रहे हैं। चर्चिल का नुस्खा दुनिया को ये दिखाना था कि जब गांधी उपवास की बात कहते हैं तो वास्तव में उपवास नहीं करते। उन्होंने वायसराय से कहा, मैंने सुना है कि गांधी जी अपने उपवास के विभिन्न कार्यों के दौरान आमतौर पर अपने पानी में ग्लूकोज मिलाते हैं। चर्चिल ने पूछा, क्या इसकी पुष्टि करना संभव होगा? और आगे कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका में उनके आचरण का उपहास करने के अलावा और कोई प्रवृत्ति नहीं है। उसी दिन 13 फरवरी को संभावित स्थिति के लिए जमीन तैयार करने हेतु सरकार ने अभियोजन पक्ष के लिए अपना मामला प्रकाशित किया। अशांति के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी, जिसमें उसने 9 अगस्त को उनकी गिरफ्तारियों के बाद हुई हिंसा के लिए गांधी जी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि अहिंसा के उनके दावे निष्ठाहीन है, अगर जानबूझकर झूठ नहीं बोले गए हैं। उसी दिन जनरल स्मट्स, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की थी और जो उन चंद लोगों में से थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने उपवास के बारे में सूचित किया था, ने घोषणा की कि यह कहना मूर्खता है कि गांधी 5वें स्तंभकार थे। उपवास के 5वें दिन तक गांधी जी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सर्जन जनरल, मेजर जनरल कैंडी और कर्नल भंडारी और शाह, जो उनकी निगरानी कर रहे थे, ने एक बयान में कहा कि हालांकि गांधी जी की हालत अभी खतरनाक या गंभीर नहीं कही जा सकती, ये स्पष्ट है कि खतरा नजदीक आ रहा है। सुशीला नायर ने लिखा, मतली और उल्टियों ने बापू को बेचैन कर दिया है। उन्हें पानी पीना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने पानी में खट्टे नींबू के रस की कुछ बूंदें, थोड़ा नमक और सोडा बाइकार्बोनेट मिलाया है। उनकी रीडिंग काफी कम हो गई है। जनरल कैंडी ने सरकार को बताया कि अगले दिन गांधी जी की हालत गंभीर हो जाएगी। वायसराय ने बम्बई के गवर्नर लुमली से कहा कि समय आ गया है कि सर्जन जनरल और, यदि वे सहमत हों, गिल्डर द्वारा गांधी जी को उनके स्वास्थ्य के बारे में औपचारिक सूचना दी जाए। लिनेलिथगो ने अमेरी को इन बातचीतों की जानकारी दी और आगे कहा, कैंडी अब इस राय पर है, जैसा कि गिल्डर भी मानते हैं, कि गांधी 21 दिन तक जीवित नहीं रह सकते। एक अलग तार में लिनेलिथगो ने अमेरी को बताया कि परिषद के अंदर स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। हिंदू तत्व ने सरकार और श्रीवास्तव पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जबकि जोगेंद्र सिंह, मोदी और अहमद स्पष्ट रूप से प्रगतिशील होने के लिए उत्सुक है। नवीनतम जानकारी यह है कि यदि बिना शर्त रिहाई से इनकार कर दिया जाता है तो अने और सरकार जा सकते हैं और नामित कुछ अन्य लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ सकता है, जो नवीनतम बुलेटिनों से और अधिक हिल जाएंगे। गांधी की स्थिति की पूरी तरह से अतार्किकता और इस देश में भविष्य की राजनीति के लिए उनके ब्लैकमेल के आगे झुकने का जोखिम उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के डर से उल्लिखित लोगों के दिमाग में पूरी तरह से छिपा हुआ है। फिर से ध्यान दें, अंबेडकर में किसी भी हिचकिचाहट का निशान नहीं है। इस बात पर भी गौर करें कि ब्रिटिश वायसराय और अमेरी हमेशा अपने रुख के लिए एक सिद्धांत ढूंढने में कितनी सहजता से सक्षम होते हैं।
और हमेशा आश्वस्त रहते हैं कि जो भारतीय डगमगा रहे हैं वे अनुचित कारणों से ऐसा कर रहे हैं। हिंदू तत्वों का दबाव, सामूहिक उन्माद का सामना करने में असमर्थता, गांधी जी की मृत्यु के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस न होना। लिनलिथगो ने निष्कर्ष निकाला, मैं स्वयं पूरी तरह स्पष्ट हूँ कि हमें बिना शर्त रिहाई के विरुद्ध दृढ़ रहना चाहिए। लिनलिथगो ने उसी दिन प्रधानमंत्री के उस प्रश्न का भी उत्तर दिया जिसमें उन्होंने गांधी जी द्वारा गुप्त रूप से ग्लूकोज लेने के बारे में पूछा था। एक अति तात्कालिक व्यक्तिगत। एक बेचैन दिन के अंत में सुशीला नायर ने 15 फरवरी की अपनी डायरी में लिखा, बापू की मतली, उल्टी और बेचैनी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो गई है। उन्हें नींबू का रस और नमक डालने के बाद भी पानी पीने में मुश्किल हो रही है। देश भर के नेता कार्रवाई के लिए प्रेरित हुए। संदेश और अपीलें भेजी गई। ये तय हुआ कि लगभग 200 नेता दिल्ली में मिलेंगे और वायसराय और लंदन में ब्रिटिश सरकार से अपील करेंगे कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे गांधी जी अपना अनशन समाप्त कर सके। 15 तारीख को जिन्ना ने एक बयान जारी कर इस उद्देश्य से किसी भी बैठक में शामिल होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अगले दिन 16 फरवरी की हालत और भी खराब थी। सुशीला नायर की 16 फरवरी की प्रविष्टि इस प्रकार शुरू होती है, डॉक्टर गज्जर आज सुबह बापू के रक्त और गुर्दे की जांच के लिए बम्बई से आए। बापू की हालत और बिगड़ गई है। वे इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें पानी का गिलास भी पकड़ना मुश्किल हो रहा है। हमने उन्हें ऑपरेशन के बाद के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक विशेष बिस्तर पर स्थानांतरित कर दिया है। इसे इधर उधर घुमाया जा सकता है और सिर को ऊपर नीचे या झुकाया जा सकता है। उनकी आवाज कमजोर हो गई है, लेकिन जब डॉक्टर उन्हें देखने आते हैं तो वे मुस्कुराते हैं और उनके साथ मजाक करते हैं। अंग्रेज पूरी तरह से उत्सुकता और तैयारी में थे। उस दिन 16 फरवरी को अमेरी लिनलिथगो से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने गांधी जी की मृत्यु की संभावना को देखते हुए गवर्नरों को कोई नया निर्देश दिया है। 6 उसी दिन वायसराय को सर्जन जनरल के इस आकलन से अवगत कराया गया कि गांधी संभवतः 16 फरवरी के बाद 5 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे और उनके अचानक पतन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लुमली ने वायसराय को सूचित किया कि इस पूर्वानुमान को देखते हुए गांधी जी की रिहाई के फैसले को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हालांकि सारा तर्क सरकार के पक्ष में है और हालांकि गांधी जी ने पिछले 6 महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ये संकेत मिले कि वे अपने कदम पीछे हटाएंगे, हिरासत में उनकी मृत्यु भारतीय भावनाओं को बहुत बड़ा स्थायी नुकसान पहुंचाएगी और अंततः समझौते में एक गंभीर बाधा उत्पन्न करेगी। लुमली ने स्वीकार किया, अगर उन्हें रिहा किया गया तो यह निश्चित है कि वे एक उपद्रवी होंगे, लेकिन मेरे विचार से यह उन दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में कम बुरा होगा जो उनकी हिरासत में मृत्यु के बाद होंगी। गवर्नर ने कहा, मैंने यहाँ के अधिकारियों के विचारों पर विचार नहीं किया है, लेकिन जिन यूरोपीय अधिकारियों को मैं जानता हूँ वे इस राय का पूरी तरह समर्थन करते हैं और मैं शायद ये कहने में निश्चिंत हूँ कि इस प्रांत में ICS और पुलिस के यूरोपीय अधिकारियों का आम मानना है कि इससे ब्रिटिश भारतीयों के उत्साह को अपूरणीय क्षति होगी। काउंसिल को गांधी जी की बिगड़ती हालत के बारे में नवीनतम जानकारी दी जा रही थी, लेकिन विशेष रूप से 2 सदस्यों अंबेडकर और फिरोज खान नून को ऐसी कोई शंका नहीं हुई। लिनलिथगो भी इन भारतीय सदस्यों की तरह अविचलित रहे। जिस दिन 16 फरवरी को लुमली ने सेक्राफोन पर उन्हें अपना पूर्वाकलन बताया, उसी दिन लिनलिथगो ने अमेरी को अपना आवधिक, निजी और व्यक्तिगत पत्र भेजा। उन्होंने विदेश मंत्री को बताया कि गांधी जी के उपवास के कारण उन्हें इस देश में निम्न तापमान देखकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ था और यहाँ तक कि हिंदुओं में भी, जिनके बीच गांधी जी के प्रति सामान्य सम्मान शायद पहले की तरह ही उच्च रहा होगा, महात्मा गांधी के उपवास की बुद्धिमत्ता की निजी आलोचना हो रही थी। उन्होंने अने, मोदी सरकार और श्रीवास्तव जैसे सदस्यों के साथ हुई बातचीत का सारांश दिया। लिनलिथगो ने कहा, उन पर काफी दबाव डाला जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देना चाहता है और मुझे लगता है कि वे सभी यथासंभव लंबे समय तक पद पर बने रहेंगे। उन सभी ने मुझे बताया है, अने को छोड़कर, जिन्हें मैं जानता हूं कि इस्तीफा देने का उन्हें पछतावा होगा, कि वे जाना नहीं चाहते। और मोदी सत्ता हस्तांतरण श्रृंखला में व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ दी गई, ने आगे कहा कि उन्हें स्वयं लगता है कि महात्मा का निधन भारतीय राजनीति में एक वास्तविक योगदान होगा। फिर भी मोदी, वायसराय ने आगे कहा, अपने राजनीतिक कारणों से उस वृद्ध व्यक्ति को छोड़ देने के आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं। ये किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है यदि इस देश के बारे में उसका अनुभव अब काफी व्यापक न हो। वायसराय ने अपनी आश्वस्त भविष्यवाणी दोहराई, यदि गांधी, जो मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, उपवास पर अड़े रहते हैं और शारीरिक रूप से इसे सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ सहयोगी निश्चित रूप से अन्य और संभवतः सरकार चले जाएंगे। मुझे संदेह है कि बाकी लोग जाएंगे। लिनेलेटगो ने महात्मा की हालत में आई गिरावट को याद किया, जिसकी रिपोर्ट पुणे से आने वाले बुलेटिनों में दी जा रही थी, और आगे कहा, इसमें उत्तरोत्तर गिरावट आना तय है। उनकी उम्र 73 या 74 साल है, और हालांकि उनकी बहुत सावधानी से देखभाल की जा रही है, फिर भी कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं जिनसे इस उम्र में किसी भी शारीरिक ढांचे को नहीं गुजरना चाहिए। अब तक जारी किए गए बुलेटिनों से पता चलता है कि उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। मुझे बस एक ही बात का डर है, उनके धमनी काठिन्य को देखते हुए, जिसका जिक्र हाल ही के एक बुलेटिन में किया गया था, और वह है अचानक दिल का दौरा पड़ना। लेकिन अपनी हालत सुधारने के किसी भी प्रयास के प्रति वे पूरी तरह से जिद्दी लग रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर गिल्डर के इस सुझाव को ठुकरा दिया है कि उन्हें ग्लूकोज लेना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वे खेल की पूरी कठोरता के लिए खुद को समर्पित करने पर अड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पूरी क्षमता से उपवास करने की बात करके अपने लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि अब ये डरने का कारण है कि जब वे पूरी क्षमता से उपवास करने की बात करते हैं, तो उनका मतलब उस क्षमता से है जिसका उन्होंने उपवास शुरू करते समय अनुमान लगाया था, और अगर यह अनुमान गलत निकला, तो जहां तक गांधी का सवाल है, ये दुर्भाग्य होगा। लेकिन फिर भी उन्हें पूरे दिनों तक उपवास करना होगा, जितने दिनों तक उन्होंने खुद को उपवास रखने का इरादा बताया था। वायसराय लगातार इस बात पर हैरानी जताते रहे कि गांधी जी का उद्देश्य क्या हो सकता है। शायद यह अंग्रेजों पर कुछ मानने के लिए दबाव डालना था। क्या ये संभव है कि उन्होंने यह अनुमान लगाया हो कि अमेरिकी सरकार और जनता इतनी प्रभावित होगी कि वे अंग्रेजों पर कुछ रियायत देने के लिए दबाव डालेंगे? लेकिन निश्चित रूप से अब तक उन्हें इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए था। ये तथ्य कि मुस्लिम लीग ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि अगर सरकार गांधी को कुछ भी देती है, तो उसे लीग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, गांधी सहित सभी के लिए एक संकेत होना चाहिए कि सरकार के लिए कुछ भी देना आसान नहीं होगा, भले ही वह ऐसा करना चाहे। और फिर ये तथ्य कि जनता की प्रतिक्रिया जोरदार नहीं थी, और साथ ही पिछले दिन विधानसभा में हुई बहस ने भी उन पर कुछ प्रभाव डाला होगा। वायसराय ने कहा, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, और यदि वो उपवास करने के अपने दृढ़ निश्चय पर अड़े रहते हैं, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि वह वास्तव में आत्महत्या करने और इस तरह अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं, क्योंकि मैं कोई और स्पष्टीकरण नजर नहीं आता। 18 ऐसी टिप्पणियों के अंत में एक स्पष्टीकरण चिन्ह या एक और टिप्पणी जोड़ने के अलावा कोई टिप्पणी के तौर पर क्या कह सकता है कि गांधी जी आत्महत्या करने पर तुले हुए थे ताकि अपनी मुश्किलों से इस तरह बाहर निकल सके। लंदन से अमेरी ने लिनेलेटगो को एक गुप्त और निजी संदेश भेजा। उन्होंने कहा, आज के टेलीग्रामों से ऐसा लग रहा है कि गांधी जी अगले 2 या 3 दिनों से ज्यादा बिना किसी गंभीर और संभवतः अपूरणीय पतन के उपवास जारी नहीं रख पाएंगे। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो उपवास वापस नहीं लेते हैं तो ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और अनिश्चितता और बढ़ते उन्माद का दौर अनिश्चित काल तक नहीं खींचेगा। इससे आपके सहयोगियों को भी मदद मिल सकती है, क्योंकि एक बार संकट किसी न किसी तरह टल गया तो इस्तीफों का कोई पूर्वव्यापी कारण नहीं रह जाता। सुशीला नायर की 17 फरवरी की डायरी शुरू होती है। आज बापू की मतली थोड़ी कम हुई है, लेकिन कमजोरी और पानी पीने में तकलीफ बढ़ गई है। सामान्य परिस्थितियों में भी बापू किसी को एक बार में 1 गिलास पानी पीते देखकर हैरान रह जाते थे। वे ऐसा कभी नहीं कर पाते थे। वे फलों का रस या शहद या नींबू का रस मिला पानी पीने के आदी रहे हैं। उपवास के दौरान वे न तो फलों का रस ले सकते हैं और न ही शहद। अगर वे पानी नहीं पी पाएंगे तो वे 21 दिन का उपवास पूरा नहीं कर पाएंगे। सीमित मात्रा में तरल पदार्थ लेने से उनके मूत्र उत्पादन में काफी कमी आई है, जिसका मतलब है कि शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो रहे हैं। बंबई सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, श्री गांधी का मंगलवार को कुल मिलाकर बेहतर दिन था, लेकिन उनकी सामान्य स्थिति अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है। यह विज्ञप्ति स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि सरकार का आंतरिक आकलन ये था कि अंतिम संकट अब निकट है। वायसराय ने राज्य सचिव और गवर्नरों को तत्काल तार भेजे। उन्होंने परिषद को औपचारिक रूप से यह समाचार देना आवश्यक समझा और सेनापति ने सेना कमांडरों से संपर्क किया। एमरी को भेजे गए एक अति तत्काल व्यक्तिगत तार में लिनेलेटगो ने उन्हें बताया, कैंडी का आज का अनुमान है कि यदि कोई बदलाव नहीं हुआ तो 5 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो सकती है। हृदय गति रुकने का जोखिम हमेशा बना रहता है। जहां तक मुझे पता है, उपवास जारी रखने के गांधी जी के दृढ़ संकल्प में किसी भी तरह की ढील का कोई संकेत नहीं है।
उन्होंने याद किया कि उन्होंने अपने पहले के एक तार में उल्लेख किया था कि उन्होंने बम्बई के गवर्नर लुमली से ये देखने के लिए कहा था कि क्या गांधी जी को औपचारिक रूप से यह सूचित नहीं किया जाना चाहिए कि वे खतरे के बिंदु पर पहुंच गए हैं। लुमली ने मुझे बताया है कि कैंडी ने इस बारे में गिल्डर और रॉय बीसी रॉय से चर्चा की है, जो 14 तारीख की रात को कलकत्ता से गांधी जी से मिलने पहुंचे थे। जे दोनों का मानना है कि इस तरह के संवाद से फायदा से ज्यादा नुकसान होगा। उनके तर्क है कि वे इस तरह की स्थिति में किसी भी मरीज को इस तरह के रोग का निदान नहीं बताएंगे। डॉक्टर नायर, सुशीला नायर ने गांधी जी को पहले ही बता दिया था कि वो 21 दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं, और कैंडी की भी यही राय गवर्नर के सचिव द्वारा गांधी को बता दी गई थी। कैंडी को लगता है कि ये दृष्टिकोण अनुचित नहीं है, खासकर जब उनके अपने विचार में भूख से धीरे धीरे मरने की तुलना में दिल का दौरा पड़ने से मौत का अधिक खतरा है। कैंडी की राय को देखते हुए लुमली को लगता है कि प्रस्ताव को छोड़ दिया जाना चाहिए। लिनेलेथो ने स्पष्ट किया, लुमली के तर्क के अनुसार, और मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि अगर कैंडी का ये पूर्वानुमान सही है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो सकती है, और अगर यह घोषणा के तुरंत बाद या उसके तुरंत बाद हो जाती, तो हम पर मृत्यु को टालने का आरोप लग सकता था और हम बेहद शर्मनाक स्थिति में होते। सभी प्रांतों के राज्यपालों को भेजे गए एक अलग, अति तात्कालिक, निजी और व्यक्तिगत तार में वायसराय ने उन्हें सूचित किया कि उस रात उन्हें देखने वाले सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार गांधी जी की सामान्य स्थिति गंभीर है, और मैं समझता हूं कि कैंडी का अनुमान है कि अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो लगभग 5 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो सकती है। उन्होंने उनसे कहा कि इसे अपनी सबसे गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी के रूप में ले। वायसराय ने राज्यपालों से कहा कि सेना प्रमुख सेना कमांडरों को सूचित कर रहे हैं, लेकिन संभावित 5 दिनों की अवधि के बारे में नहीं, दोहराए नहीं, और उन्हें कमांडरों के संपर्क में रहने के लिए कहा। उस दोपहर लिनेलेथो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और भी कुछ रिपोर्ट देनी थी। उन्होंने अमेरी से कहा, जैसा कि आपने देखा होगा, कल रात के बॉम्बे कम्युनिकेशन में गांधी जी के स्वास्थ्य में और गिरावट की सूचना दी गई थी, और मैंने अपनी परिषद को कैंडी द्वारा प्रकाशित पूरे बुलेटिन के आलोक में सूचित किया था कि उनकी हालत अब गंभीर है। इसी के चलते आज सुबह मोदी ने और सरकार ने एक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी को बिना शर्त रिहा न करने का बहुमत का फैसला, भले ही उनके द्वारा किए गए उपवास से उनके जीवन को खतरा हो, ऐसा है जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। और आगे कहा कि अगर हमारे मतभेद कम बुनियादी होते तो हम बहुमत के मत के आगे झुकना अपना कर्तव्य समझते, जैसा कि हमने व्यक्तिगत रूप से कई मौकों पर किया है। वायसराय ने कहा कि वो इस्तीफे स्वीकार करने वाले हैं। लिनेलेथो ने आगे कहा, मैंने तीनों सदस्यों को ये भी सूचित कर दिया है कि वे गोपनीयता की शपथ से बंधे हैं, जिससे मैं उन्हें मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं बहुमत या अल्पमत के किसी भी निर्णय के संदर्भ पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने उनसे इस संदर्भ में अपने पत्र का पुनः मसौदा तैयार करने को कहा है, और सदस्य वापस गए और आज्ञाकारी भेड़ों की तरह ऐसा ही किया। उनकी ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य जितना संभव हो सका उतना स्पष्ट नहीं था। इसमें कहा गया था, गवर्नर जनरल की परिषद से हमारे इस्तीफे की घोषणा कर दी गई है, और हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे बीच एक बुनियादी मुद्दे पर कुछ मतभेद उत्पन्न हुए थे, और हमें लगा कि अब हम अपने पदों पर बने नहीं रह सकते। हम उस शिष्टाचार और सम्मान के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं जो वायसराय ने उस पूरे कार्यकाल में हमारे प्रति दिखाया, जब हमें देश की सरकार में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एनआर सरकार ने अपनी ओर से कुछ ज्यादा ही स्पष्ट वक्तव्य जारी किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपना पद त्यागने का फैसला किया है तो ये भारत के उस महानतम व्यक्ति के बारे में भारत सरकार की नवीनतम नीति के संबंध में एक सर्वोपरि विचार है, जो स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा का प्रतीक है और हमारी प्रगतिशील सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी है, और जिसका जीवन भारत के विभिन्न समुदायों और भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक वास्तविक और स्थायी सामंजस्य स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं ब्रिटिश सरकार से अपनी वर्तमान नीति को पुनर्निर्देशित करने और वर्तमान गतिरोध को हल करने में एक यथार्थवादी और सहायक रवैया अपनाने की अपील करूंगा। 18 फरवरी को ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे सभी संबंधित लोगों को यकीन हो गया कि वे अब पतन के कगार पर हैं। डॉक्टरों के बुलेटिन में बताया गया, 9 घंटे की नींद के बाद भी गांधी जी तरोताजा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका मन और मस्तिष्क हमेशा की तरह सतर्क नहीं है। हृदय बहुत कमजोर है। उनकी हालत चिंताजनक है। रोग संबंधी रिपोर्ट शरीर में तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों के संचय का संकेत देती है। जनरल कैंडी चिंतित है, सुशीला नायर ने उस दिन अपनी डायरी में लिखा था। उन्होंने गांधी जी से कहा, आपने कहा था कि यह पूरी क्षमता से उपवास है। आपकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। अब आप उपवास क्यों नहीं तोड़ देते?
बापू ने समझाया कि पूरी क्षमता से उपवास का मतलब यह नहीं है कि जान को खतरा होने पर वे इसे छोड़ देंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि उन्होंने आमरण उपवास नहीं किया है। उन्होंने अपनी क्षमता का अनुमान लगाकर 21 दिन का उपवास किया था, इसलिए उन्हें इसे पूरा करना ही होगा। अगर ईश्वर चाहते हैं कि वे जीवित रहें, तो वे उन्हें बचाएंगे। अगर उनकी इच्छा उन्हें दूर ले जाने की है, तो वे मर जाएंगे। अगर उनकी अपनी क्षमता का अनुमान गलत निकला, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सुशीला ने बताया, यूरेमिया के लक्षण और संकेत और स्पष्ट होते गए। रात में बापू ने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट और हृदय क्षेत्र में बेचैनी है। सामने की दीवार पर लगे हे राम लिखे कैलेंडर को देखते हुए उन्होंने कहा, यही मेरी शरण है। आप जो भी करते हैं वो सही है। मैं आपकी इच्छा के आगे समर्पण करता हूँ। मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, यह मेरे हृदय की गहराइयों से आता है। वायसराय ने उस दिन 18 फरवरी को गवर्नरों को एक तत्काल तार भेजा और उन्होंने उसे अमेरी को भी दोहराया। उसमें लिखा था, गांधी का उपवास। आपकी सरकार को बम्बई सरकार का तार मिल गया होगा जिसमें उन्हें खतरे के नजदीक आने की चेतावनी दी गई थी, और आपको मेरा 16 फरवरी का तार भी मिल गया होगा जिसमें आधिकारिक चिकित्सा राय दी गई थी कि उनकी स्थिति गंभीर मानी जानी चाहिए। हम नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें गांधी जी की मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और उस स्थिति में आने वाली स्थिति से निपटने के लिए साझा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लिनेलेगो ने गवर्नरों और अमेरी को सूचित किया कि गांधी जी की मृत्यु की स्थिति में बम्बई सरकार सभी संबंधित पक्षों को एक अत्यंत तत्काल स्पष्ट तार भेजेगी जिसमें कोड शब्द रूबिकॉन होगा। साथ ही वायसराय ने स्पष्ट किया, बॉम्बे सरकार रूबिकॉन टेलीग्राम भेजे जाने के बाद 2 घंटे तक पुणे और आसपास से सभी ट्रंक कॉल और टेलीग्राम आधिकारिक को छोड़कर बंद करने की व्यवस्था करेगी। इसके बाद बॉम्बे सरकार द्वारा प्रेस को केवल मृत्यु की सूचना दी जाएगी और हम स्वयं संभवतः एक बयान जारी करेंगे जिसकी शर्तें अलग से विचाराधीन है। लिनेलेगो ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शोक की अभिव्यक्तियों को दबाना नासमझी होगी और इसलिए सरकारों को किसी भी प्रचलित तरीके से उचित सार्वजनिक शोक के लिए यथासंभव स्वतंत्रता देनी चाहिए। लिनेलेगो ने कहा कि बॉम्बे सरकार ने सार्वजनिक दाह संस्कार की अनुमति देने का फैसला किया है और आगे कहा, मुझे यकीन है कि यह सही कदम है। समस्या बाद में अस्थियों के निपटान को लेकर होगी। उन्होंने दुविधा का चित्रण किया। यदि अस्थियों को ट्रेन से हरिद्वार, बनारस या सेवाग्राम जैसे दूर दराज के स्थानों तक ले जाया जाता और उनके पहुंचने की खबर फैल जाती, जैसा कि होना ही था, तो रास्ते में स्टेशनों और रेल लाइनों पर भीड़ से गंभीर खतरा पैदा हो सकता था, जिससे अव्यवस्था का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। वायसराय ने कहा, दूसरी ओर अस्थियों को किसी पवित्र स्थान पर रखने की अनुमति देने से साफ इनकार करने के और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे और यदि उन्हें ऐसे किसी स्थान पर नहीं ले जाया गया तो इसका एक परिणाम ये होगा कि पुणे में एक नया तीर्थस्थल बन जाएगा। इसलिए उन्होंने लुमली से उन्हें हवाई मार्ग से निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाने की संभावना तलाशने को कहा था, लिनेलेगो ने बताया। बाद में अस्थियों के मुद्दे पर लौटते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से परिवार से परामर्श करना होगा और आगे कहा कि परिवार से उनकी इच्छाओं के बारे में पहले से परामर्श न करने में कुछ लाभ होगा, क्योंकि इससे समय आने पर हमें देरी करने का और अधिक औचित्य मिल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी उनके विचार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पुणे से अस्थियों को ले जाने को तब तक स्थगित करने की संभावनाएं तलाशी जाए जब तक कि स्थिति शांत न हो जाए। अगर ऐसा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना किया जा सके और अस्थियों और उनके साथ आए दल को हवाई मार्ग से वांछित स्थान तक पहुंचाया जाए। वायसराय उस मामले पर भी लौट आए जिसके बारे में ट्विनम ने उनसे एक से अधिक बार कहा था। लिनेलेगो ने कहा, मुझे स्पष्ट है कि गांधी की हमारे कैदी और घोषित विद्रोही होने की स्थिति को देखते हुए झंडों को आधा झुकाने या उनकी विधवा को आधिकारिक शोक संदेश भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सुझाव दिया गया था कि यदि किसी उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मृत्यु को आधिकारिक मान्यता मिल जाए तो कुछ भी नहीं खो जाएगा। वास्तव में सरकार के दृढ़ रुख के कारण अब ऐसा कुछ करने से कुछ लाभ हो सकता है, जैसे सरकारी कार्यालयों को 1 या आधे दिन के लिए बंद करना आदि। ऐसा कदम हिरासत में उनकी मृत्यु से उत्पन्न आक्रोश को कम कर सकता है और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को स्थिर रखने में मदद कर सकता है, साथ ही जनमत पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है और इस प्रकार संभवतः अव्यवस्था के जोखिम को कम कर सकता है। राज्यपाल ने बॉम्बे से पुणे में एक अधिकारी को अंतिम संस्कार की तैयारियों की निगरानी करने और तत्काल लिए जाने वाले किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी लेने के लिए भेजा था। जैसा कि गवर्नर ने वायसराय को अपनी पूर्वव्यापी रिपोर्ट में लिखा था, हालांकि यह घटना घटित नहीं हुई, फिर भी योजनाएं जहां तक घटना से पहले बनाई जा सकती थी तैयार थी
और यदि यह आकस्मिक घटना फिर से घटित होती है तो उपयोगी होंगी। इस तरह के संवादों से पता चलता है कि सरकार का आकलन था कि 18 फरवरी को गांधी जी की मृत्यु कितनी निकट थी। इस घटना पर विचार करते हुए भी वायसराय की परिषद में बने रहने का निर्णय लेने वाले सदस्यों में केवल धैर्य का ही कोई संकेत मिलता है। दूसरा, गांधी जी जैसे व्यक्ति की संभावित मृत्यु के संदर्भ में सरकार की विशुद्ध रूप से व्यवहारिक चिंताओं पर ध्यान दे। ये सरकार की प्राथमिकताएं थी, जिसके सदस्य के रूप में इन भारतीयों ने बने रहने का निर्णय लिया था। अगले दिन गांधी जी की हालत लगातार बिगड़ती गई। वास्तव में आसपास के सभी लोग देख सकते थे कि यह एक भयानक संकट की ओर बढ़ रहा था। सुशीला नायर ने अनशन के 10वें दिन 19 फरवरी को अपनी डायरी में लिखा, रात में बापू की लार बहुत ज्यादा बह रही थी और उन्हें बार बार थूकना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई और वे अपने आसपास के माहौल में ज्यादा रुचि ले रहे थे। कमजोरी बढ़ गई थी। पानी का गिलास पकड़ते समय उनका हाथ बुरी तरह कांपता था, लेकिन वे अपने हाथों से ही पानी पीने पर जोर देते थे। डॉक्टर रॉय, डॉक्टर गिल्डर और मैंने आने जाने वालों से अपील की थी कि वे बातचीत में उन्हें ज्यादा तनाव न दें। शाम को उनकी हालत और बिगड़ गई। कान का दर्द भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा। पानी पीने पर भी मुझे आराम नहीं मिलता। पेट भारी सा लग रहा है और गले तक खट्टा स्वाद है। उस रात 1:05 पर लिनेलेगो ने लंदन में अमेरी को एक तत्काल गुप्त व्यक्तिगत तार भेजा। गांधी की हालत पर प्रेस को जारी आज का संदेश दर्शाता है कि स्थिति अब निश्चित रूप से गंभीर है। उनकी मृत्यु की स्थिति में मैं बम्बई के राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि वे आपको कोड वर्ड एक्स्ट्रा लिखकर टेलीग्राफ करें। मैं अलग से टेलीग्राफ करूंगा कि यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो यहाँ जारी की जाने वाली घोषणा, जो यथासंभव संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, क्या होगी। 19 तारीख को ही देश के 300 नेता सी राजगोपालाचार्य और अन्य दिल्ली में मिले। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वायसराय से अनुरोध किया गया कि सरकार गांधी जी को अपना उपवास समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए। 20 फरवरी को उपवास के 11वें दिन कई घटनाएं घटी। आगा खान के घर में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि चर्चिल ने यह आरोप लगाने की कोशिश की थी कि गांधी जी के उपवास एक तरह से छलावा थे, क्योंकि वे इन अवधियों के दौरान थोड़ा ग्लूकोज लेते थे और सभी को यह विश्वास दिलाते थे कि वे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। बापू की हालत और बिगड़ गई है। सुशीला नायर का दिन का लेख शुरू होता है। आज सुबह जब जनरल कैंडी उनसे मिलने आए तो बापू सो रहे थे। जनरल कैंडी की राय थी कि हमें बापू को इंतशिर ग्लूकोज देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि बापू इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे। क्या हम चुपचाप उनके एनिमा के पानी में थोड़ा ग्लूकोज नहीं डाल सकते? उन्होंने पूछा। हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने उससे कहा, शायद बापू को धोखा दे रहा है। वो परेशान हो गया। सुशीला नायर की डायरी आगे कहती है, वो किसी भी तरह बापू की जान बचाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने तर्क दिया, एक मरीज को बचाना एक डॉक्टर का कर्तव्य है। मैं उनके इस रवैये से चौंक गई। मैंने डॉक्टर गिल्डर से फुसफुसाकर कहा कि बापू को चुपके से ग्लूकोज का घोल देना खतरनाक हो सकता है। जब उन्हें इसका पता चलेगा तो उन्हें सदमा पहुंच सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर गिल्डर मेरी बात से सहमत थे। डॉक्टर BC रॉय, जो कुछ मिनट बाद आए, भी इस बात पर अड़े थे कि कोई भी काम चुपके से नहीं किया जाना चाहिए। जब बापू जागे तो हमने उनकी जांच की। जनरल कैंडी ने उनसे 1 मिनट अकेले में बात करने की इच्छा जताई। जब मैं उन्हें अंदर ले गई और बापू के पास छोड़ा तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ मिनट बाद वो बापू के कमरे के पिछले दरवाजे से चले गए। सुशीला नायर की डायरी आगे कहती है, बापू ने बाद में हमें बताया कि जनरल कैंडी को उनके कमरे में छोड़ने के बाद वो कुछ देर तक इधर उधर टहलते रहे। वो इतना व्याकुल था कि बोल नहीं पा रहा था। फिर वो बापू के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर आकर बैठ गया, फिर उठा और ऊपर नीचे टहलने लगा। अंततः उसने हिम्मत जुटाई और बापू से कहा, श्रीमान गांधी, एक चिकित्सक होने के नाते मुझे आपको बता देना चाहिए कि आप उपवास करने की अपनी क्षमता के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। बापू चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। जनरल कैंडी आगे कुछ नहीं कह सके। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। बापू ने उनसे कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। अगर वो मुझे ले जाना चाहते हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ। अगर वो मुझसे और काम लेना चाहते हैं तो वो मुझे जीवित रखेंगे। पूना में यही खबर थी। दिल्ली में लिनेलेगो ने अपने निष्कर्ष, अपने फैसले राज्यपालों को भेजे, जिन पर पहले भी बातचीत हो चुकी थी। गांधी का उपवास। आज के बुलेटिन से स्पष्ट है कि गांधी की हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। हालांकि यह कहना असंभव है कि वे कब तक जीवित रहेंगे।
लेकिन हमें स्पष्ट रूप से एक पतन के लिए तैयार रहना चाहिए, वायसराय ने राज्यपालों से कहा। प्राप्त उत्तरों के आलोक में लिनलिथगो ने कहा, मैं स्पष्ट हूँ कि कार्यालयों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि राज्यपाल स्वाभाविक रूप से गांधी की मृत्यु पर या उसके तुरंत बाद आकस्मिक अवकाश के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और संभवतः बिना छुट्टी के महत्वहीन अनुपस्थिति को अनदेखा कर देंगे। कोई आधा झुका हुआ झंडा या शोक के अन्य औपचारिक आधिकारिक संकेत नहीं। जुलूसों, बैठकों आदि के संबंध में मैं मानता हूं कि विभिन्न प्रांतों में परिस्थितियां भिन्न होती हैं और मुझे लगता है कि मैं सुरक्षा के हितों के अधीन प्रत्येक राज्यपाल को अपनी स्थानीय स्थिति को अपने विवेकानुसार संभालने का विवेकाधिकार छोड़ सकता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा, प्रेस पर उचित नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की मृत्यु के बाद के दिनों में स्मारक लेखों आदि के लिए कुछ हद तक स्वतंत्रता दी जानी अनिवार्य है, लेकिन सेंसरशिप के वे सामान्य नियम लागू रहेंगे जो उन्होंने पहले बताए थे। लंदन की सरकार को भी अब तक यह एहसास हो गया था कि जब गांधी जी ने क्षमता तक उपवास वाक्यांश का प्रयोग किया था तो उसका आशय खुद को कोई रास्ता देना नहीं था, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा था। अमेरी ने विस्काउंट साइमन को लिखा, जो इस आशाजनक निर्माण का आग्रह कर रहे थे ताकि उनका उत्साह बना रहे। उन्होंने अंततः स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता कि यह कहना पूरी तरह सही होगा कि गांधी जी ने घोषणा की थी कि वे आमरण अनशन नहीं करेंगे। 29 जनवरी को वायसराय को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा था, मेरी इच्छा आमरण अनशन करने की नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा हो तो इस कठिन परीक्षा से बचने की है। मुझे क्षमता के अनुसार वाक्यांश का अर्थ यह समझना चाहिए कि उन्होंने अपने उपवास के दौरान अपने सामान्य नियम में बदलाव किया था ताकि 21 दिनों के उपवास को अपनी क्षमता के अनुसार सीमित कर सके। लेकिन मुझे संदेह है कि क्या उनका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यदि यह उनकी क्षमता से परे साबित होता है तो वे मरने के बजाय उपवास छोड़ देंगे। उसी दिन 300 नेताओं के प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। वायसराय ने उनके पास भेजी गई याचिका को स्वीकार करने की भी जहमत नहीं उठाई। उनके निजी सचिव ने सर तेज बहादुर सप्राउ को एक उत्तर भेजा। उन्होंने सप्राउ को सूचित किया, महामहिम ने मुझे ये कहने के लिए कहा है कि उन्हें आपकी अध्यक्षता में सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उन्होंने उस पर विचार किया है, जिसकी एक प्रति आपने आज उन्हें भेजने की कृपा की। उन्होंने कहा, श्री गांधी के उपवास के मामले में भारत सरकार का रवैया 10 फरवरी को जारी की गई विज्ञप्ति में स्पष्ट और विस्तृत रूप से बताया गया है, और बस इतना ही। उस जमाने के इन पिल्लों का असहनीय अहंकार। गांधी जी जैसे कद का व्यक्ति मौत के मुंह में हो, हमारे देश के 300 नेता मिलकर वायसराय को निवेदन भेजें और उस व्यक्ति में अपनी ओर से जवाब देने की भी तमीज न हो, कोई छोटा मोटा जवाब भेजे, और वह भी सिर्फ ये कहने के लिए कि जो कुछ कहने की जरूरत थी वो सरकार 10 दिन पहले ही कह चुकी है। उपवास का 12वां दिन 21 फरवरी सबसे बुरा दिन था। इसे सुशीला नायर की उस दिन की डायरी में दर्ज करना सबसे अच्छा होगा। बापू इतने कमजोर हो गए हैं कि वे लेटे लेटे साइफन ट्यूब से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रविष्टि शुरू होती है। रात में उन्हें बहुत कम नींद आई, मुश्किल से 4.5 घंटे। यूरेमिक कोमा के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे थे। कल शाम से यूरेमिक गंध भी आ रही है। उनकी नब्ज बहुत कमजोर हो गई है। वजन भी कम हो गया है। आज के बुलेटिन में कहा गया है, यूरेमिक के लक्षण बढ़ रहे हैं। अनशन तोड़ने में और देरी करने से उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर उस दोपहर जो हुआ उसका विवरण आता है। आधी सदी बीत जाने के बाद भी यह जानकर खून खौल उठता है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी ताकि ब्रिटिश सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि वह हमारे देश के साथ क्या कर रही है। और ये तथ्य भी हमारे जहन से इतने मिट गए हैं कि आज बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें किस हालत में धकेला गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमें आजादी दिलाने के लिए कितने बलिदान दिए गए थे। सुशीला नायर की डायरी में दर्ज है, लगभग शाम 4 बजे बापू की हालत अचानक गंभीर हो गई। मैं कमरे में उनके साथ अकेला था। उन्होंने साइफन ट्यूब से पानी खींचने की कोशिश की। इस कोशिश ने उन्हें थका दिया। वे मुश्किल से एक घूंट पानी निगल पा रहे थे और थककर लेट गए। उन्हें बहुत मतली आ रही थी। वे बेहद बेचैन हो गए और हाथ पैर पटकने लगे। उनकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, पलकें आधी बंद थी। मुझे लगा जैसे वे बेहोश हो रहे हैं। मैंने उनकी नब्ज पर हाथ रखा और उसे महसूस ही नहीं कर पाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोच रहा था कि क्या महादेव भाई की तरह बापू भी मेरे सामने ही चल बसेंगे। मुझे पता था कि अगर वे पानी पी ले तो बच जाएंगे। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, बापू क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपने पानी में मौसम्बी का रस मिलाएं? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि क्या उन्होंने मेरी बात सुनी भी है। फिर उन्होंने सहमति जताते हुए हल्का सा सिर हिलाया।
मैंने डॉक्टर गिल्डर को पहले ही बुला लिया था। उनके आते ही मैंने उन्हें सारी बात बताई, फिर दौड़कर बाहर गया और 2 औंस ताज़ा मौसम्बी का रस निचोड़ा। 2 औंस पानी में मिलाकर मैंने धीरे धीरे गिलास से उनके मुंह में डाला। असर चमत्कारी था। जैसे पानी जलते अंगारों को बुझा देता है, उनकी बेचैनी कम हो गई। उन्होंने आंखें खोली, तभी बा कमरे में आए। वे कमरे के बाहर प्रार्थना कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या उनकी प्रार्थना का ही नतीजा था कि भगवान ने बापू को बचा लिया। 3-4 लोगों का वो छोटा सा समूह देश से कटा हुआ। वो संत पुरुष जो हमारे देश की खातिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। सरकार उसकी मौत के लिए पूरी तरह तैयार थी और हम 50 साल बाद इस सब से पूरी तरह बेखबर उन्हीं लोगों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर रहे हैं जो उस समय मंत्री स्तरीय पदों पर आसीन थे, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और जो अपने मुखिया और मुखिया के शब्दों में कहें तो उस दुखी छोटे बूढ़े आदमी के आसन प्रस्थान को अपनी शांति से अविचलित होकर देख रहे थे। लिनलिथगो ने अमेरी को बताया, कैंडी ने बम्बई सरकार को सूचित किया है कि 21 फरवरी को गांधी को जो दौरा पड़ा था वह वैसा ही था जैसा कैंडी को शुरू से ही अंदाजा था और उनका मानना है कि यह कहना असंभव है कि यह कब दोबारा होगा, संभवतः घातक परिणाम के साथ। बुलेटिन में मीठे नींबू का रस खट्टे नींबू के बजाय मीठे नींबू के रस को संदर्भित करता है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि कोई ग्लूकोज लिया जा रहा था। लिनलिथगो ने 23 फरवरी को यही लिखा था। चूंकि गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई और डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु की सीमा पार हो जाने के बावजूद उनके जीवित रहने की संभावना अधिक प्रतीत होने लगी, लिनलिथगो और उनकी कंपनी ने जो कुछ हो रहा था उसमें धोखाधड़ी और कपट की संभावना तलाशनी शुरू कर दी। 25 फरवरी को लिनलिथगो अमेरी से कह रहे थे, वास्तव में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि रविवार 21 तारीख को गांधी जी का शारीरिक संकट जानबूझकर नेताओं के सम्मेलन के साथ मेल खाने के लिए आयोजित किया गया था और जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि हमारा कोई इरादा नहीं है, ये बात पुणे को बता दी गई और गांधी को आवश्यक भोजन देने के लिए कदम उठाए गए। लोग दूसरों का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वे उन परिस्थितियों में स्वयं क्या कर रहे होंगे, लेकिन निष्ठाहीन लोग खुद को यह विश्वास ही नहीं दिला पाते कि दूसरे लोग उन आवेगों से बढ़कर किसी और आवेग से काम कर सकते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। उपवास के समापन के 2 दिन बाद सर्जन जनरल द्वारा उपवास के चिकित्सीय पहलुओं पर प्रस्तुत गुप्त नोट में मेजर जनरल कैंडी ने कहा, उपवास के 20वें या 11वें दिन ऐसा लग रहा था कि घातक परिणाम निकट है। मैंने एक मरीज के रूप में उनसे निजी बातचीत की और उन्हें बताया कि वे क्षमता तक पहुंच चुके हैं। मैंने उनसे विभिन्न बिंदुओं पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने स्थिति की सराहना की।